हेलो स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम अरविंद है और मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी किया हुआ है। और तो क्लास को स्टार्ट करें। और जैसा कि मैंने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, उसमें मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में क्या है कि वास्तविक संख्याएं चैप्टर का हमारा नाम ही है। वैसे तो संख्याएं और भी प्रकार की होती हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं के अलावा काल्पनिक नंबर भी होते हैं, बट उन नंबर्स का हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता। बट उसका मैथ में बहुत ही ज़्यादा वास्तविक संख्याओं के अलावा काल्पनिक नंबर भी होते हैं, बट उन नंबर्स का हमारी रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता। बट उसका मैथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। स्टूडेंट्स, वास्तविक परिभाषा अगर देखी जाए तो परिमेय संख्या क्या है? वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कभी भी जीरो तो नहीं होगा। और ये P और Q जो है वो कैसी संख्याएं हैं? वो इंटीजर्स हैं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन क्या होगा, ये Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो समझते हैं। जैसे 1/2 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, बिकॉज ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P = 1 और Q = 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। अगर इसको और डिवाइड किया जाए तो ये क्या हो जाता है? 0.5। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। 1/3 है, 2/5 है। इस तरीके से हम बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। आदि क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? जैसे ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसके अगर ये हम 1/1 लिख दें तो ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है, बिकॉज ये Q जीरो नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे 1/0 लिखें, जैसे ही हम 1/0 लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपरिभाषित। कि हम इसको क्या नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी नंबर ले लो 2/0, ये भी कैसा है? ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। और इनडिटर्मिनेट जो फॉर्म होती है वो लगभग 8 प्रकार की होती है, वो आगे कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो हमें वहाँ से उससे कोई मतलब नहीं है, बट हमें इतना याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी? वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगी। उसे हम क्या नहीं कहेंगे? परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी यहाँ पे बेसिक्स था इस चैप्टर का वो आपके लिए समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आने वाले हैं? हम लोग पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। परिमेय संख्या में और भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। जैसे परिमेय संख्या को अगर हमें समझना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक तथ्य होता है, वो है दशमलव प्रसार। क्या होता है? दशमलव
प्रसार, इसको समझना जरूरी होता है। तो दशमलव प्रसार में क्या होता है कि ये टू टाइप्स में आता है रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में। सबसे पहला होता है शांत दशमलव, क्या बोलते हैं इसको, शांत दशमलव। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 1/2 ही ले लेते हैं, या 3/2 ले लो। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखें ये क्या, इसका क्या दशमलव प्रसार होगा। तो 1/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.5, यानी कि एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, इसका प्रसार रुक जाता है, ये शांत हो जाता है। ऐसे अगर हम 3/2, अगर 2 से 3 को डिवाइड करें तो 2 बन जाए 2, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो इसका प्रसार हमारा, इसका क्या होगा 0.5, इसका क्या होगा 1.5। तो क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ये जो एक अंक या 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रसार जो है वो शांत हो जा रहा है। तो इस टाइप की जो अंक होंगे, इस टाइप की जो संख्याएं होंगी, वो भी संख्याएं किसमें आती हैं, परिमेय संख्या के रूप में आती है। सेकेंड टाइप में अशांत लेकिन आवर्ती दशमलव, ठीक है। सेकेंड टाइप की कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या, शांत लेकिन आवर्ती दशमलव। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कोई नंबर लिया 1/3, ये भी क्या है P/Q के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसका प्रसार देखें कि अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, लिखेंगे, और पॉइंट जब लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा 9। ऐसे अगर हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इस टाइप से ये ऐसे चलता ही रहेगा। ये क्या है, ये अशांत है, ये रुकेगा नहीं। तो इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा 3.333, 0.333। इस टाइप से ये क्या है, ये आवृत्ति, मतलब एक अंक की आवृत्ति होती जा रही है। तो इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर ऐसी भी संख्याएं अगर हमें दिख जाएं तो वो भी किसमें आती हैं, वो भी परिमेय संख्याएं के रूप में आती है। तो इसमें परिमेय संख्या में और कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। नंबर 1 आता है नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, कैपिटल एन से स्टार्ट करते हैं, और ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है। सेकेंड, होल नंबर्स। सेकेंड में क्या आता है, होल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। एंड ये 0, अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को मिला लें, 0 को अगर शामिल कर लें, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को शामिल कर लें, तो ये 0 के साथ 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएंगे। एंड 3, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर, इनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इनको हम I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। I या Z से हम क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। फिर उसके बाद
इसमें आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जिन्हें हम वह संख्याएं जिनका एक तो वो खुद संख्या और एक, ये दो उसके क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होता। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और हम इनको कहाँ से, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो 2 होता है। 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है। 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या है, जिनको हम इनका अगर कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए आप 2, तो उसका एक तो ये 2 खुद फैक्टर है, देन एक 1 है। ऐसे 3 के अलावा सिर्फ 3 है और उसके साथ साथ 1 है। इसके अलावा दो फैक्टर्स के अलावा एक तो वो नंबर और 1, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिलती। 5 नंबर पे आएगा को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर्स। इनको हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। और यह संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 4, 6, 9 डॉट डॉट, इस टाइप से। जैसे 4 है, हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे 4 है तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? एक तो 1 हो गया, एक तो 2 हो गया और एक 4 खुद हो गया। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो वह संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे समझते हैं। इनको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इनको हम हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। अब आप सम संख्याओं को आप समझ सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से डॉट डॉट एंड सो ऑन, आप कहीं तक भी जा सकते हो, डॉट डॉट इन्फिनिट। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स कहलाते हैं। देन 7 बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, इनको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या ये क्या होती है? तो विषम संख्या, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में ना आते हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो 2 के टेबल में ना आए, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं? परिमेय संख्याएं के रूप में आते हैं। देन अब आते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा, एक टाइप का एक दशमलव प्रसार और रह गया है, उसको समझते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, यहीं से समझाते हैं ना। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं की अगर हम डेफिनेशन को देखें, परिभाषा को देखें, तो वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल ई हो गया, इसको लॉगरिथम में आता है। देन इसके अलावा √2, √3, √5, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। तो एक ले लेते हैं हम कोई भी एग्जाम्पल उठा के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम √2 को लेते हैं, या पाई को ले लो। पाई अच्छे से सब लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7।
अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 से 22 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार डालेंगे तो साथ ही 21 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा तो 7 बन जाए 7, यहाँ पे कितना आएगा 3। देन फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 2। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, देन 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, देन उसके बाद 8 यहाँ पे बार डालेंगे, 7 8 जा 56, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, देन फिर 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये अल्टरनेट चलता रहेगा, ना ही इसमें कोई, ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये ऐसा दशमलव प्रसार है कि ये अशांत भी है। कैसा है, अशांत है, ये करो शांत भी है। अरे फिर बेटा, ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार ऐसा है, ये अशांत भी है और अनावर्ती है। सबसे बड़ी बात क्या है, अनावर्ती, कि ये कभी भी दोबारा से इसका आवृत्ति नहीं हो रही है किसी भी अंक की। हर बार क्या होगा, बदल के डिजिट आएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम किसमें लेंगे, अपरिमेय संख्याओं के रूप में। परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको जो दशमलव प्रसार में आती है वो एक ना कहीं क्या होता है, एक तो शांत हो जाती है। अगर शांत नहीं होंगी तो वहां पे क्या होगा, एक ना किसी एक या 2 या 3 डिजिट या 4 डिजिट, कितने भी डिजिट होंगे उनकी क्या होगी, कहीं ना कहीं आवृत्ति हो रही होगी। क्या हो रही होगी, आवृत्ति। तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे हमें डिवीजन से समझ से आ रहा होगा कि किसी चीज को डिवाइड करना, बट ये लेमा कौन सी वाला है, ये समझ के तो बच्चे सोच रहे होंगे, स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये लेमा क्या है। तो ये लेमा क्या है उसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से, और हिंदी में इसको चाहे आप प्रमेय कह लीजिए या प्रमेय का कह लीजिए। तो इसको इसका सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो लेमा का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है। ये क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और ये अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर हमें क्या दिया है, हमें 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। ठीक है, ऐसा ये स्टेटमेंट दिया है जहां पे हमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन आर जो है वो हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा 0 से, और आर जो b से हमेशा छोटा होगा। ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये समझ ही नहीं आया। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए हम कोई 2 संख्या ले लेते हैं, 2 और 7। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने 2 संख्या ले ली, 2 धन पूर्णांक संख्या है 2 और 7। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 7 है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड विभाजन लेमा से कि a जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा b से। तो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 से हम अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम बोलते हैं भाज्य, जिसको भाग दिया जाए। इसको बोलते हैं क्वोशेंट, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। देन ये 1, इसको हम बोलते हैं शेषफल। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो हम इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन जो लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसमें क्या है कि यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम समझते हैं। तो इससे क्या बनता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भागफल
प्लस शेषफल, ये बन रहा है। अब आप समझ रहे होंगे ना कि ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, क्वोशिएंट यानी कि भागफल है, और आर यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। और इस शर्त को भी समझ लेते हैं। जैसे हमें ये 2 और 7 क्या है, दो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, और हमें क्या करना है, Q और R इसमें दो और क्या है, यूनिक, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, पूर्ण संख्याएं, ये भी Q और R विद्यमान है। तो देखो यहाँ पे R भी क्या है, R यहाँ पे 1 है, और दूसरी जो संख्या है जो Q है वो क्या है यहाँ पे 3। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। बस यही चीज है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आगे हम जब एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो इसका यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डिवीजन लेमा का स्टडी हमने किया, उस डिवीजन लेमा का हम यहाँ पर यूज करेंगे, और वो कैसे यूज होगा वही चीज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में समझेंगे। तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे मान लिया हमने सी और डी, इसमें होता क्या है, सी जो है ग्रेटर देन होगा डी से, सी जो है बड़ा होगा डी से, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स 1 में क्या होता है, सी और डी के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले मैंने लेमा को समझाया है, उस लेमा का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और हम ऐसे क्यू और आर को ज्ञात करेंगे जो इस इक्वेशन के रूप में हो, सी इक्वल्स जो सी बराबर डी क्यू प्लस आर के रूप में हो, जहां आर जो है वो 0 से बड़ा है, बराबर है, और डी से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए आगे हम क्या करेंगे, एक एग्जाम, अगर हम स्टेप 2 में समझते हैं, जब हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जब हमारा 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो ये डी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इस डी को हम भाजक बोलते हैं। तो जो भाजक होगा वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इन दो नंबरों का, कौन कौन से, सी और डी का। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 ना हो तब हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इसका यूज कैसे होता है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम इसमें कैसे यूज करते हैं। तो एक मान लीजिए मैंने दो कोई धन पूर्णांक संख्या ले ली, जैसे 30 ले ली और 45 ले ली। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपने देखा होगा एक शर्त दी है कि सी जो है वो क्या होगा, डी से बड़ा होगा, तो इनमें जो भी बड़ा है उसको हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 45 ग्रेटर देन 30। अब क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं लेमा का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, उसके हिसाब से सोचते हैं। तो यहाँ पे इधर 30 से हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे, तो 1, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो अब हम इसके हिसाब से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, तो 45 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप्स का यूज करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर यहीं पे 0 हो जाता तो ये जो 30 है वो इसका एचसीएफ हो जाता, जो इसका भाजक है वही इसका एचसीएफ होता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 नहीं है, तो हमें क्या, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो हम स्टेप सेकंड का यूज करेंगे, और फिर से हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हम लिख भी लेंगे कि बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि हम 30 को फिर से जो भाजक है
उसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे दोबारा से। तो ये स्टेप कब तक करते रहते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो हम अगर 15 से अगर 30 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2। तो 15 दूनी कितना होता है, 30। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा अब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारा जो शेषफल है स्टेप सेकंड में, हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया, 0। तो यहीं पे हम लिख देंगे कि हम क्या लिख देंगे कि जो 50 इज एचसीएफ ऑफ 50 इज एचसीएफ ऑफ किसका किसका हमने निकाला था, 30 एंड 45। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम कैसे इसका यूज करेंगे, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का कैसे यूज किया जाएगा, किसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। इस टाइप से हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा R 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से आगे स्टेप्स को फॉलो करते चलेंगे, और एंड द एंड तक, कब तक, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता।